नमस्कार विद्यार्थी जी, आरकेटीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण लिए हैं और इस चैप्टर से एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आपके वहाँ एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज इस लेक्चर को अवश्य आप लोग देखेंगे और समझेंगे। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से बन जाएंगे और यदि सब्जेक्टिव में भी आ गया है ना, लघु तरीये में, तो वो भी आप सोल्व कर देंगे। बस इस लेक्चर को ध्यान से आप सुनेंगे है ना और देखेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साफ साफ दिख रहा है विद्यार्थी जी? जरूर कमेंट कर देंगे है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये चैप्टर 1 है। आप लोगों को ध्यान में रखेंगे, ये चैप्टर 1 है। ठीक, चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। पहले तो जानेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो विद्यार्थी जी, दो या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान से सुनेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का यदि निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का ध्यान में रखेंगे, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विद्यार्थी जी, आपने 9th क्लास में पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में आपने देखा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण तो करते हैं, लेकिन पुनः रिवर्स करते हैं तो वापस नहीं आते, है ना। जैसे दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दूध से जब दही बन जाएगा तो क्या दही से फिर दूध बना दोगे? नहीं, तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। उसी से जुड़ी हुई घटना यहां रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है कि जो अभिक्रिया होती है, जैसे दूध में दूध को गर्म करके, विद्यार्थी की दूध को गर्म करके इसमें कुछ मिलाया जाता है एक्स्ट्रा, है ना, तब जाकर के दही का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? दही का रूप ले लेता है। तो देखिए, दो पदार्थ आपस में मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया। तो ये तीसरा पदार्थ बना कि नहीं? दही बिल्कुल बन गया, है ना। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी प्रकार की घटना जो है संसार में होते रहते हैं और जानेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ यदि मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जो दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं विद्यार्थी जी, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक। और जो नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर एक समीकरण के रूप में दिया गया है। देख लीजिए कि a + b = c, ये तीर का निशान, ठीक है, इसके बराबर नहीं कहिए, एरो का निशान, तीर का निशान कहिए। तो a + b, देखिए यहां पर a एक अलग पदार्थ है, b दूसरा पदार्थ है, दोनों को मिलाया गया, तीसरा पदार्थ का निर्माण हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख करके आपको कह देगा कि इसमें अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है, तो इस पर आपको पहचान करने की आवश्यकता है, जैसा कि आपको समझाने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यहां एक फॉर्मूला लिखा गया कि H + O H2O, ध्यान से समझेंगे, किसी भी तत्व का संकेता अक्षर द्वारा कोई भी समीकरण लिखा जाता है, ठीक है। और जब किसी तत्व के संकेता अक्षर द्वारा कोई समीकरण बनाते हैं तो इस समीकरण को कंकाली समीकरण का नाम भी दिया गया विद्यार्थी जी। कंकाली समीकरण, शाब्दिक समीकरण भी होता है, इसे शब्द में भी लिख सकते थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है, तो शाब्दिक हो गया वो। अगर उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संकेता अक्षर से, है ना, अगर कोई समीकरण का निर्माण करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कंकाली समीकरण कहेंगे। तो याद रखेंगे, इसे हम लोग कौन सा नाम देंगे? कंकाली समीकरण।
कंकाली समीकरण। इसमें आप देखेंगे कि सर अभिकारक और प्रतिफल का चयन कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका चयन करवाएगा एरो का निशान, तीर का निशान। ये तीर का निशान विद्यार्थी जी, तीर का निशान जिस दिशा में होगा, जिस दिशा में होगा उस दिशा के दायां साइड जो होगा, मतलब जिधर की ओर तीर का निशान होगा उसे प्रतिफल कहेंगे, प्रतिफल। और इसके पीछे का जो मान रहेगा विद्यार्थी जी उसे कहेंगे अभिकारक, अभिकारक। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन दे देगा विद्यार्थी जी, योग का, घटाव का, एरो का, भाग का। तो आप बताएंगे कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग है, किस साइन का प्रयोग है, एरो का। ये वाला सही जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसान होता है ये। और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि दो अभिकारक के बीच में, दो अभिकारक के बीच में किस साइन का प्रयोग होता है, किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखेंगे प्लस चिन्ह का। ऐसा नहीं विद्यार्थी जी कि दो अभिकारक मिलकर के एक ही प्रतिफल बनाएगा, प्रतिफल और भी बना सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में समझेंगे हम लोग। तो दो अभिकारक के बीच कहा जाए या दो प्रतिफल भी रहेगा तो उसके भी बीच में प्लस का ही चिन्ह होगा। तो कभी कभी आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन भी कर देगा कि दो अभिकारक के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो क्या बताएंगे, प्लस चिन्ह का। दो प्रतिफल के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो भी प्लस चिन्ह का। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है ऐसा? नहीं। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं समीकरण को संतुलित करना, है ना। दिए हुए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें। जो भी अभिक्रिया होता है विद्यार्थी जी वो संतुलित अवस्था में होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो उसे संतुलित करना पड़ेगा। ऐसे जो भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वो कहीं ना कहीं संतुलित ही रहते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण में आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन बना के कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करें। तब आपको जैसे बता रहे हैं उस रूल पर चलना होगा। अब इसमें देखिए जैसे आपको दिया गया है, पहला लिया गया है विद्यार्थी जी H2 + O2, तीर चिन्ह का निशान है, उसके बाद H2O। अब पहले तो आपको पता करना होगा कि दिया गया प्रश्न या दिया गया कंकाली समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस किस तत्व का उपयोग किया गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद उसकी संख्या को पता करेंगे कि क्या वो संख्या दोनों तरफ समान है, संतुलित। संतुलित यानी बैलेंस, बैलेंस में करना है, दोनों तरफ बराबर करना है। तराजू देखें विद्यार्थी जी, दोनों तरफ बराबर तौला जाता है ना, तो उसी प्रकार से ये बैलेंस का काम करता है, दोनों तरफ मान बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखिए इधर 2 है और इसमें कितना है, 1। अब यही बच्चे गलती कर बैठते हैं, यहीं पर गलती होती है कि सर 2 जब है तो क्यों ना हम भी 2 लगा देते हैं, काम बन गया। गलत, जो आप लगाए 2 ये गलत होगा। तो सर इसको सही कैसे करें, आइए हम लोग इसको पीछे में या नीचे में कभी भी गुना नहीं करते हैं, उसको गुना करने के लिए सबसे आगे में प्रयोग करेंगे, सबसे आगे में। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि सबसे आगे में क्यों सर, यहां कर दे तो नहीं होगा, नहीं, इसके भी रूल हैं, है ना, जिसे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो यहां सबसे पहले आप आगे में 2 से गुना कर देंगे, तो यहां हाइड्रोजन की संख्या तो 4 हो गई, 2 यहां और 2 यहां, तो 2 2 4। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, क्योंकि इसमें से इसमें गुना किए तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब यहां देखें हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 ही था, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 ही था, ऑक्सीजन की संख्या 2 था। तो ऑक्सीजन जब बराबर किए तो हाइड्रोजन देखिएगा अनबैलेंस हो गया, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यानी हाइड्रोजन अब असंतुलित है। तो उसके लिए इधर भी हाइड्रोजन के पास आप 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आप देखें कि इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो क्या प्रश्न में ही ऐसे कर देंगे, नहीं, प्रश्न से बिल्कुल हट करके करना होगा आपको, ठीक है। चलिए आइए आंसर कैसे देना है सर वो बताइए। बिल्कुल आंसर देना विद्यार्थी जी, आप सबसे पहले ये समीकरण को जो दिया रहेगा प्रश्न में उसमें लिखेंगे। उसके बाद इधर देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है,
और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए इसमें 2 से हमने क्या किया, गुना किया। तो यहां तो गुना कर लिए, लेकिन यहां पर ऐसे थोड़े कर सकते हैं कि इसके आगे गुना कर दें, नहीं, है ना। आप इसे तो बराबर कर लिए, ये भी बराबर हो गया, अब ये भी बराबर हो गया। अब उसे समीकरण का रूप में जब ले चलेंगे तो यहां से हो जाएगा H2 प्लस O2, तिरचिन दीजिएगा, यहां H2 और O है, तो यहां पर गुना नहीं करना है, जो यहां पर कर दिया आप, इसको सबसे आगे गुना कीजिएगा यहां। अब जैसे यहां गुना कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन तो इधर 2 है, तो इधर भी गुना कर दीजिएगा। यही आपका हुआ संतुलित समीकरण, यानी असंतुलित से संतुलित आपने कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगला को ले लीजिए। अगले प्रश्न को हम लोग ले लेंगे, देखिएगा। Fe आयरन है विद्यार्थी जी, H2O जल है, और ये आपको दिया हुआ है Fe3O4 है और 4H2 है। इसमें गौर कीजिए आप, आयरन का मान इधर 1 है, इधर देखिएगा तीर चिन्ह के बाद आयरन का मान इधर 3 है। ऑक्सीजन देख लेंगे, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन देखिए विद्यार्थी जी 4 है, गौर कीजिएगा, ऑक्सीजन 4 है। उसके बाद हाइड्रोजन इधर देखेंगे, हाइड्रोजन आपके पास 2 है, इधर हाइड्रोजन गुना करके बोलना है विद्यार्थी जी, 4 दूनी 8 है। अब देखिए किसको किसको बराबर करना होगा। ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, चूंकि यहां 4 है और यहां पर आपको 2 ही है, तो 4 यहां लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन यहां 8 है, यहां 2 है, 4 से गुना कर देंगे। आयरन यहां 3 है, 3 यहां गुना कर देंगे। अब इसी को आप समीकरण का रूप में लिख सकते हैं। यहां Fe प्लस H2O तिरचिन्ह Fe3O4 प्लस 4H2, ध्यान देंगे। हाँ, अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, आयरन को 3 से गुना किए थे, इसमें 3 से आप गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन को देखिए इधर वाले साइड में, ऑक्सीजन को 4 करना है, तो ये अभी कितना है 1, 4 से करेंगे विद्यार्थी तो इसको आगे गुना करेंगे, तब देखिए 4 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हाइड्रोजन भी इधर 4 से 4 दूनी 8, तो देखिए हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। अब इधर भी 4 कर सकते हैं, आयरन 3 सही है, ऑक्सीजन 4 सही है, हाइड्रोजन 8 सही है। तो आपका ये समीकरण जो हुआ विद्यार्थी जी संतुलित हो गया, ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। बात समझ में आ रही है? तो असंतुलित समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करना है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो आप अगर इस तरह से संतुलित वहां कर देते हैं तो आपका नंबर फिक्स हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है विद्यार्थी जी कि इसी संस्थान के कई बच्चे 100 में 100 नंबर लाए हैं। आप विचार कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाती है साइंस की, है ना। प्रैक्टिकल में उनका भी फुल नंबर मिला, और बोर्ड एग्जाम में जो 80 नंबर का होता है उसमें भी पूरा का पूरा नंबर उन्होंने उठाया और बहुत ही बेहतर कर दिखाया। 1-2 बच्चा नहीं, कई ऐसे बच्चे साइंस में 100 में 100 निकाले हैं, 100 में 100। तो आप विचार कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका भी आ सकता है, आप भी उस बच्चों में शामिल हो सकते हैं कि साइंस में आपका भी 100 में 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए आगे लेते हैं। 2 प्रश्न तो हमने किया विद्यार्थी जी, एक आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है, कि इसे कैसे संतुलित किया जाएगा। और यदि नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, हम उसे अगले क्लास में जरूर लेकर के आएंगे। तो HW दिए हैं, उसे आप लोग जरूर बनाइएगा। आगे आइए, अब हम लोग जानेंगे विद्यार्थी जी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थी जी आपके सिलेबस में 5 प्रकार हैं और इसे ध्यान में रखेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, यानी 5 प्रकार के, है ना। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। अब इस 5 प्रकार में हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से पदार्थ आपस में जुड़ करके नए पदार्थों का निर्माण करना संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर? जैसे अभी पीछे में जो हम लोग देखे विद्यार्थी जी, यहां पर देखिए 2 पदार्थ आपस में जुड़े और तीसरे पदार्थ का निर्माण किए, तो यह है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, वो संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण था। यहां पर देखिए कहा जा रहा है संयोजन अभिक्रिया, तो आप अपनी शब्दों में लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का
किसी एक नए पदार्थों का निर्माण करना या किसी नए पदार्थों का निर्माण करना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन का मतलब, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखिएगा वियोजन। वियोजन जिसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, तो आपसे एग्जाम में वियोजन ना करके अपघटन कह देगा, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना। तो वियोजन अभिक्रिया ध्यान रखेंगे, यहां पर एक ही पदार्थ को दो भागों में बांट देगा, एक ही पदार्थ को दो भागों में बांट देगा, तोड़ देगा। जैसे अभी जो पीछे हम लोग देखे, इसी का संयोजन का अपोजिट होता है। जैसे देखिए, दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण किया, तीसरा कोई पदार्थ का निर्माण किया, अभी तीसरे पदार्थ को तोड़ करके देखो दो भाग में बांट देगा, इधर से रिवर्स अगर हो जाता है, इसी को वियोजन कहेंगे, आप वियोजन कहेंगे। तो संयोजन का विपरीत वियोजन होता है। संयोजन का विपरीत क्या होता है? वियोजन होता है। आगे आएंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, बिल्कुल अपने से साइड कर देना, वो आगे लेंगे हम। द्विव विस्थापन, इसमें दो पदार्थों को विस्थापित कर देता है, दो पदार्थ एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। अगला उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, और अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ठीक है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीकरण। ध्यान देंगे, आगे लेते हैं विद्यार्थी जी, उसमें सारा कुछ है। देखिए पहला आ गया संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप लोग को बताए, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में जुड़ करके तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहां देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और उसमें जल मिलाया गया। कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विद्यार्थी जी आपको जानकारी के लिए बता दें, ये चूना का सूत्र है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। विद्यार्थी जी, सीमेंट उद्योग में ध्यान रखिएगा, काली चूना से बनाए जाते हैं। ठीक है, काली चूना को जब उच्च ताप पर जलाया जाता है तब इसका निर्माण होता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स में इसी चैनल पर बताए गए हैं, उस पर जाकर के आप ध्यान से देख लेंगे, है ना। जब इसमें जल मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थी जी, किसी भी पदार्थ पर यदि जल डालते हैं, अगर वो पदार्थ गर्म है, जल डाल दिए तो क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो वही बात है, यहां बिना बुझा हुआ था ये, और जल डाल दिए तो बुझ गया, तो इसे कहेंगे हम लोग बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ध्यान रखेंगे, इसे कहेंगे हम लोग बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग कहिए कहां होता है? तो दीवार की सफेदी करने में। दीवार की सफेदी करने में आप देखेंगे कि जो दीवार की हम लोग सफेदी करते हैं, तो जो चूना आता है उसमें जल लोग मिलाते हैं, और जल मिलाने के बाद जो है उसका घोल तैयार करते हैं और दीवार पर पुताई करते हैं। ठीक है, बाकी आगे बताएंगे कि जब ये दीवार पर पुताई होता है तो उस समय इसका रंग जो है कम चढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका व्हाइट ज्यादा अपने सफेदी आ जाता है। तो इसका भी एक कारण है विद्यार्थी जी, कार्बन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर लेता है, उसके बाद संगमरमर का निर्माण करता है ना। तो उसके समीकरण को आगे लेंगे। ध्यान रखेंगे, संयोजन अभिक्रिया हम लोग जान रहे थे, दो पदार्थ आपस में जुड़ करके तीसरे पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। दो पदार्थ आपस में जुड़ करके यदि तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे विद्यार्थी जी? संयोजन अभिक्रिया। अगला ले लेंगे हम लोग अपघटन अभिक्रिया। इसी का नाम वियोजन भी है, पीछे बता रहे थे ना, इसी का नाम वियोजन है। तो अपघटन अभिक्रिया देखिए, किसी एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में बांट देना, है ना। किसी एक पदार्थ को अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक पदार्थों में यदि बांट देते हैं उसे, तो इसे कहेंगे अपघटन या वियोजन। जैसे देखिए यहां कैल्शियम कार्बोनेट, यही है विद्यार्थी जी संगमरमर। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा कि संगमरमर का सूत्र क्या है, तो यही ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वो जो अभी बता रहे थे ना, एक मिनट देखिएगा आप लोग, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है ना, तब जाकर के इसका निर्माण होता है CaCO3 का। CaCO3 का निर्माण होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और शेष पानी बन करके, वाष्प बन करके उड़ जाता है। जो शेष इसमें बचता है वो पानी बन करके, यानी
बाष्प बन करके उड़ जाता है, इसलिए दीवार पर जो है सफेदी आ जाती है। चलिए देखेंगे हम लोग। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है। अब जैसे ही ये अभिक्रिया इसको तोड़ा गया तो दो भाग में बट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो भागों में बट गया। तो आप कह सकते हैं कि यह घटना क्या कहलाया? वियोजन अभिक्रिया, जिसे दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। तो यहां तक क्लियर है सबको? आगे आइए, विस्थापन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विस्थापन आया हुआ एग्जाम में है, ठीक है, प्रीवियस पेपर में, तो ध्यान देके चलेंगे आप लोग। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें होता क्या विद्यार्थी जी? एक तत्व दूसरे तत्व के सहयोगी को विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए यहां जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, ध्यान रखेंगे, ये जो एक विकर्ण है, ये विकर्ण है, इसमें जिंक के टुकड़े हैं, जिंक के टुकड़े हैं। अब इस जिंक के टुकड़े में कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिए, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। अब जैसे ही कॉपर सल्फेट का विलयन डाले तो ये आपस में अभिक्रिया कर लेगा, और आपस में अभिक्रिया करने के दौरान देखिएगा इसे कॉपर सल्फेट जो था उसे सल्फेट अलग हो जाएगा, यानी Cu इसमें जो जोड़े हैं वो जिंक, जिंक में कॉपर सल्फेट डाल दिए हैं। जैसे ही डाले तो ये अभिक्रिया कर लिया, रिएक्शन कर लिया। रिएक्शन के दरमियान इस सल्फेट जो है ना निकल करके इसके साथ संयोग कर लेता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर को बाहर कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। यानी कह सकते हैं इसको बोलचाल की भाषा में, है ना, कि इन दोनों के मिलन में तीसरा पार्टी जो है एंट्री कर जाता है, तीसरे सदस्य की एंट्री हो जाती है। तो तय है विद्यार्थी जी कि पुराने सदस्य की विदाई हो जाएगी। यहां देखिएगा जिंक, है ना, जैसे ही एंट्री मारता है कॉपर सल्फेट के साथ, देखिए कॉपर सल्फेट है ना, ये कॉपर सल्फेट दोनों एक साथ हैं। जिंक की जैसी एंट्री होती है, ठीक है, जिंक की जैसी एंट्री होती है कॉपर सल्फेट की, कॉपर की विदाई हो जाती है। कॉपर देखिए निकल के बाहर हो गया, क्या कर दिया? विस्थापित, साइड कर दिया, अलग कर दिया उसको, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया। यानी जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और किसी एक पदार्थ को पूर्णतः विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसको क्या कहेंगे? उसको विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया से क्रियाशीलता का भी पता चलता है विद्यार्थी जी। इसमें कहा जाएगा कि कौन सबसे ताकतवर हुआ, जिंक की कॉपर। तो देखिएगा जिंक जो है, जिंक कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, तो कह सकते हैं कि जिंक यहां ज्यादा ताकतवर तत्व था ये, ठीक है, जो कि कॉपर को साइड कर दिया। इसका अगला लेक्चर में हम जिक्र करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। यहां आ गया, देखिए वहां पर एक ही विस्थापन हो रहा था विद्यार्थी जी, पिछला प्रश्न में देखिएगा एक ही विस्थापन हो रहा था, सिर्फ कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसे, इस विस्थापन को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। गौर कीजिएगा, इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है या सिर्फ विस्थापन भी कह सकते हैं। लेकिन अगला जो लिए हैं आपका, देखिए यहां कह रहा है द्विव विस्थापन। स्पष्ट है सर कि इसमें दो विस्थापित होगा, किसकी, है ना, कितने की विस्थापित होगा? दो की। जैसे देखिए यहां पर सोडियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है। अब हाँ, बेरियम क्लोराइड है यहां पर, और यहां पर देखेंगे आप बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है। अब देखेंगे यहां पर जैसे ही इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिएगा विस्थापित कर देगा। ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ और सोडियम जो है क्लोराइड के साथ, देख रहे हैं ना, एक्सचेंज करना है, बदल लो। जैसे बचपन में आप लोग देखे होंगे या पहले में वस्तु विनिमय प्रणाली होता था ना, एक के बदले एक, जानते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से देखिएगा सोडियम जो है अपना सल्फेट को दे देता है बेरियम को, ठीक है, कि चलो भाई तुम इससे इसको चेंज कर लो और क्लोरीन को मेरे पास दे दो। क्लोरीन देखो सोडियम के साथ आ जाता है तो यहां बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट के साथ आ जाता है तो बन जाता है बेरियम क्लोराइड। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहां दो पदार्थ, दो तत्व जो है विस्थापित हुआ, दो तत्व विस्थापित हुआ। आप देख सकते हैं सल्फेट बेरियम के साथ हो गया और क्लोराइड सोडियम के साथ हो गया, तो दो विस्थापित हो गया ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया द्विव विस्थापन। क्या रखा गया है? द्विव विस्थापन, जिसमें दो पदार्थों का विस्थापन होता है। याद रह जाएंगे। चलिए अगला आ जाते हैं हम लोग, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया,
एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसमें होता क्या विद्यार्थी जी, ऑक्सीजन, ठीक है, उपचयन में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, और अपचयन में होता है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया एक दूसरे के विपरीत में होते रहते हैं। यहां देखिएगा ऑक्सीजन का त्याग रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, तो बचा क्या, सिर्फ कॉपर, तो अपचयन हो गया। और यहां देखेंगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का मिलन भी हो गया, तो ये क्या कहलाया, अपचयन। इसलिए इसे कहा जाता है कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक तरफ ऑक्सीजन हटेंगी और दूसरी तरफ जुटेंगी, है ना, तो ऐसे कंडीशन में इसे हम लोग उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया कहेंगे। इसलिए उपचयन अपचयन एक ही में होते रहता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां देखेंगे हाइड्रोजन सिंगल था, इधर आया ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, जल बना दिया, कॉपर इधर हो गया, तो इसे कहेंगे हम लोग उपचयन और अपचयन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन विस्थापित होकर के, है ना, किसी पदार्थ का निर्माण कर लेता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। कहीं कोई दिक्कत? तो देखते हैं विद्यार्थी जी, अगला यहीं पर है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को? ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, और इसे एक नजर आप लोग देख लेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन पूरे के पूरे क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तो आप तय है कि हल करके वहां से आएंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थी जी, यहीं तक रहने देते हैं।